नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए हम लोगों ने फिजिक्स के साथ साथ आज से आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट कर दिया है। देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आपका एसिड बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण। टारगेट है कि अगले महीने यानी अभी आपका मई खत्म हो रहा है तो जून में पूरी कोशिश होगी कि 75-80% आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म कर दिया जाए और फिर फाइनली हम लोग बायोलॉजी 20 से 25 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, वो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे पास कंटेंट पूरा का पूरा वो बना हुआ। उसे बस मुझे केवल आपको समझा देना है डायग्राम बेसिस पे और जितनी भी अपडेटेड कंटेंट उसको मैं वहाँ पे दे दूंगा, मतलब समझा दूंगा। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आपका एसिड बेस और सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी को मेरा जय गुरु। फिजिक्स में देखिए 14th जो लेक्चर है वो आपकी अपलोड हो रही है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो सेकेंड लॉ है। ठीक है ना, बहुत ही तरीके से मैंने चीज़ों को समझाया है और यकीन मानिए वो वीडियो भी भाई अभी तक अपलोड होने में भी क्या हो जा रहा है, 2 बार फेल हो गया और इतना अच्छा कंटेंट ही है वो। खैर फिर से अभी अपलोडिंग में वो लगी हुई है। बाकी आप में से जो लोग इच्छुक है अगर इस कोर्स में इनरोल होने के लिए, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए एक बार, फोकस स्टडी विद अभी। या फिर आपको इसी चैनल पर आपको 5-6 क्लासेस भी डाला गया है साइंस के, फिजिक्स की, आप उसे एक बार वॉच करिए। और उसके बाद है आप अगर चाहते, अगर इच्छुक है, अगर आपको लगता है साइंस पढ़ना है आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, चाहे आप जेएसएससी ही नहीं, जेपीएससी ही नहीं, बीपीएससी नहीं, एसएससी और रेलवे तक की एग्जामिनेशन को आपको ये आपका कोर्स कवर कर देगा। ठीक है, ये मैं साइंस की बात की है। मैथ्स में आपको अगर आपको इनरोल होना है तो कंप्लीट आपका एडवांस सेक्शन है आपका हो चुका है, अर्थमेटिक चल रहा है, अर्थमेटिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट में है, जो भी टॉपिक बचे हुए वो आपको कराया जा रहा है। साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन। एक तो ये प्लस पॉइंट आपका है और साथ के साथ आपका रीजनिंग का भी क्लास, मतलब अगर जेएसएससी सीजीएल की बात कर लो तो 180 मार्क्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हम लोग कवर करवा रहे हैं बहुत ही उम्दा तरीके से। अपकमिंग आपका जो है कॉम्बो टेस्ट मैं लाऊंगा आपका, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, झारखंड जीके और इंडियन जीके और कंप्यूटर के भी सवाल होंगे बाइलिंगुअल। और ये पूरा का पूरा कोर्स आपका बाइलिंगुअल कंटेंट में आपको मिलेगा। चीज़ें आपको सेम एज इट इज़, हिंदी है तो इंग्लिश भी लिखी मिलेगी, मतलब कहीं भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगा, कंसेप्चुअली काम किया जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड और एकदम सिस्टमेटिक वे में। ऐसा नहीं कि इधर से उठा के उधर, उधर से उठा कर इधर। अगर आपने फिजिक्स का लेक्चर देखा तो हमने स्टार्ट किया मोशन को। अब मोशन में हमने देखा कि सबसे पहले हमने ये जाना कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हमने फिर कोरिलेट कराया डिस्प्लेसमेंट से। और फिर जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लिया तो उसके बाद हमने स्पीड समझा और स्पीड को जैसे समझा तो हमने वेलोसिटी समझा। और जब इन चारों टर्म को समझ लेने के बाद हमने एक्सेलरेशन को समझा और फाइनली फिर हम लोग ग्राफ को कंप्लीट अच्छे तरीके से कंप्लीट किए 4 लेक्चर में। और बस उसका क्वेश्चन डिस्कशन करना है, वो मैं इसीलिए रोका हूँ क्योंकि आपका वहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कशन करने के साथ आपको पूरा चीज़ भी रिवाइज कर दूँ, 2-4 दिन हो जाएगा, ताकि अगर आपको लगे कि कुछ मैं भूल रहा हूँ तो आप उस क्वेश्चन सेशन में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो सके। बाकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट लॉ का कंप्लीट करके वीडियो अपलोड कर दिया, सेकंड लॉ भी मैंने बना दिया, बस वीडियो अपलोडिंग नहीं हो पा रही है, फिर भी मैं उस पर लगा हूँ। और फिर थर्ड लॉ कंप्लीट करने के बाद आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना चीज़ हो गया। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे। आप इस ग्रुप में जरूर से जुड़े रहिएगा अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी, जेपीएससी की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट। देखिए कुछ चीज़ आपको यहाँ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, रीज़न यही है कि मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ, कुछ पर्पस है, यहाँ पे साउंड ही नहीं रिकॉर्ड हो पाया था तो मैं ये पूरी चीज़ें एक बार वीडियो बना दिया। देखिए आप देख सकते हैं, इसीलिए कोई नहीं, बाकी आप पूरा का पूरा कंटेंट देखिए, बहुत ही लाजवाब कंटेंट होगा। एसिड बेस सॉल्ट जब आप खत्म करेंगे तो आपके एक सवाल आपके नहीं छूटेंगे। आप घटना चक्र उठाइए लीजिएगा, यूथ उठा लीजिएगा, लूसेंट उठा लीजिएगा, आपके सारे सवाल बनेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम तो अभी ये समझेंगे। देखिए एसिड बेस सॉल्ट में सबसे पहले कैसे खत्म कर रहे हैं, समझिएगा चीज़ों को। देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एसिड और बेस को, ठीक है ना, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचान करें कि आप किसे एसिड कहेंगे और किसे आप बेस कहेंगे। जब ये दो चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो लवण यानी कि सॉल्ट को भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से 5-6 प्रोसेस हम लोग देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग एसिड का पहचान कर लेंगे। और जैसे ही आप एसिड को पहचान लेंगे तो अगला आपका क्या होगा, वो बेस ही होगा। फिर हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी एसिड होंगे, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, जो आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ उनके यूजेस है, ठीक है, वहाँ से आपके सवाल बनेंगे। तो एक एक हम लोग उसको क्या करेंगे, एसिड का पूरा चीज़ आपको एक एक जगह कलेक्ट करके मैं समझा दूंगा।
फिर उसी प्रकार बेस में भी हम लोग जितने इंपॉर्टेंट बेस होंगे उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर सॉल्ट कंप्लीट होगा। इस प्रकार हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसमें आपको पीएच जो आपका स्केल है उससे जो आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अगर आप सीजीएल की बात कर रहे हैं 2016 का अगर आप पेपर देखे होंगे तो एसिड बेस सॉल्ट का एक न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल पूछा गया था, जिसको मैंने यूट्यूब पर भी कराया था, और ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। बाकी 10% में कई स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया लेकिन बना नहीं, तो वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मैं उसको भी आपको चीज़ों यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एसिड को सबसे पहले, और बेस को, दोनों को हम लोग समझते हैं। तो 4-5 प्रोसेस है हमारे पास जिसके थ्रू हम पता करेंगे कि आप किसको एसिड कहेंगे और किसे आप बेस कहेंगे, ठीक है। तो उसमें से जो पहला प्रोसेस होगा टेस्ट के माध्यम से, यानी कि आप जब एसिड को टेस्ट करेंगे या फिर आप बेस को टेस्ट करेंगे तो आप उसे बता सकते हैं टेस्ट के माध्यम से, यानी कि स्वाद के माध्यम से कि वो आपका एसिड है या फिर बेस है। अब आपके मन में ये भी दुविधा आ रही है कि सर एसिड को अगर हम अपने जीभ पे रखते हैं तो जीभ ही निकल जाएगा भाई, मतलब खत्म हो जाएगी जीभ। तो देखिए मैंने क्या कहा, एसिड का आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एसिड है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कई प्रोसेस हैं। उसमें से एक प्रोसेस टेस्ट करके, स्वाद करके है। जैसे कि आपने नींबू को टेस्ट किया तो आपको कैसा लगता है, खट्टा, तो आप क्या क्या है वो जीभ जल गया नहीं ना। तो अगर वैसा एसिड होगा जैसे कि आपका H2SO4, अगर आप जैसे ही उसको जीभ में रखेंगे तो आपका जीभ ही निकल गया, मतलब खत्म हो जाएगा। तो आप उसको तो टेस्ट के माध्यम से आप नहीं पहचान कर पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है, तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होगा। क्लियर हो गया। तो देखिए पहला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है हमारे पास, टेस्ट के माध्यम से, यानी कि स्वाद करके हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। जब भी आप कोई भी सब्सटेंस को टेस्ट किया आपने, ठीक है ना, और वो अगर आपको टेस्ट में खट्टा लगता है यानी कि सोर लगता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। लेकिन अगर वही सब्सटेंस अगर स्वाद में, टेस्ट में अगर आपको कड़वा लगता है, बिटर लगता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। पहला आपका प्रोसेस दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि एसिड का स्वाद, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे, खट्टा होता है, और बेस का कैसा होता है, तो कड़वा यानी कि बिटर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे जो प्रोसेस है हमारे पास कि वो एसिड जिसको आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, स्वाद के माध्यम से, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोसेस है। तो देखिए जो एसिड है आपका वो एक ऐसा पदार्थ है, या फिर कहेंगे वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जब आप उसको वाटर में डालते हैं तो जैसे ही आप उसे वाटर में डालेंगे तो आपको एक आयन देखने को मिलेगा। वो आप आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, हिंदी में कहेंगे हाइड्रोजन धनात्मक आयन। ठीक है, या फिर H+ आयन एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा तो आपको हो सकता है H3O पॉजिटिव आयन देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। एग्जाम में ऐसे भी पूछा है आपका एसिड के लिए, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन। देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा सवाल कि अगर आप एसिड को वाटर के साथ कंबाइन करते हैं या फिर डिसॉल्व करते हैं तो आपको कौन सा आयन मिलेगा देखने को। ऑप्शन में था H3O पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का मतलब वही है कि H पॉजिटिव आयन ही है। ठीक है भाई, तो अब ये क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ एग्जांपल ले, आपके पास वाटर है और ये एसिड है। आपने जैसे ही एसिड को वाटर में डाला तो आपको कैसा आयन देखने को मिलेगा, H पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपने वो कोई आपके पास जो सब्सटेंस है आप उसको वाटर में डालें, ठीक है, अगर आपने वाटर में डाला है और अगर आपको H पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन ना मिलकर अगर आपको OH नेगेटिव आयन अगर देखने को मिल जाए, ठीक है ना, OH नेगेटिव आयन देखने को मिल जाए, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देखने को मिल जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे क्षार कहेंगे, यानी कि आप उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इंग्लिश में सुनिएगा, दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन, इट मींस हाइड्रोनियम आयन इन वाटर आर नोन एज एसिड। ठीक है ना, वो सब्सटेंस जो वाटर के साथ अगर H पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन देता है तो वो कैसा होगा, आपका एसिड होगा। या फिर दो सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन इन वाटर इज कॉल्ड बेस। इसको आप खुद से लिखेंगे इंग्लिश वाले भाई, ठीक है ना। ये जो मैंने एसिड का लिख दिया है इसमें आपको कुछ नहीं करना, बेस के लिए आप सेम यही लिखिएगा, दो सब्सटेंस विच गिव्स OH-, ठीक है ना, आयन इन वाटर आर नोन एज बेस। क्लियर। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैंने लिया है HCl। अब देखिए HCl यहाँ मैंने लिख दिया एसिड। चलिए मुझे नहीं पता कि ये एसिड है या नहीं है, मैंने यहाँ लिखा HCl और NCERT में यही एग्जांपल आपको एज इट इज ऐसे मिलेगा AQ। इसका मतलब यह है कि एक्वस,
यानी कि जो आपका HCl है ये वाटर में घुलनशील है, तो आपका जैसे ही ये वाटर में घुलता है तो आपको देखने को मिलता है H पॉजिटिव आयन प्लस Cl माइनस। तो ये जो H पॉजिटिव आयन आया आपका प्रोडक्ट में, ये आपको क्या बताया, सॉल्यूशन में आपको देखने को मिल रहा है H पॉजिटिव आयन। ये जो आयन आपको बता रहा है कि ये जो आपने सब्सटेंस लिया है HCl, ये क्या है, आपका एसिड है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपने दूसरा जो सब्सटेंस लिया है, या अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं इस प्रकार से, NaOH, ठीक है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहाँ भी एक्वस लिखा हो, यानी कि जैसे ये जल में घुलनशील होता है तो आपको जो मिलता है आयन Na प्लस OH माइनस आयन। अब ये OH माइनस आयन क्या बताता है कि जो आपने सब्सटेंस वाटर में डाला है वो कैसा है, तो आपका बेस है। तो दो प्रोसेस क्लियर हो गया। एक प्रोसेस हमने क्या देखा, टेस्ट के माध्यम से, अगर टेस्ट हमें खट्टा लगता है तो वो एसिड होगा, और अगर वो कड़वा लगेगा तो वो हमें क्या बोलेंगे उसे बेस कहेंगे। अगर सब्सटेंस जैसे ही वाटर में, हम कोई भी सब्सटेंस को अगर वाटर में डालते हैं, या फिर अगर आप एसिड को वाटर में डालेंगे तो आपको कौन सा आयन देखने को मिलेगा, H प्लस आयन या फिर H3O हाइड्रोनियम आयन। और अगर आप बेस को डालते हैं वाटर में तो आपको जो है OH माइनस आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है, ठीक है। ये दो प्रोसेस क्लियर है या नहीं है, बताइएगा ये। तो चलिए अब तीसरे प्रोसेस पे चलते हैं। और देखिए तीसरा प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इंडिकेटर जो है आपका। तीसरा जो प्रोसेस है, हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर होंगे, यानी कि सूचक डाई होंगे। मतलब क्या है समझिएगा। और एक होता है लिटमस पेपर। तो सबसे पहले लिटमस पेपर पे हम लोग आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इंडिकेटर डाई में आएंगे। तो देखिए क्या है, ये एक ऐसा पेपर है, ठीक है ना। देखिए लिटमस पेपर जो बना होता है आपका लाइकेन से बना होता है। पहला तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ये आपको देखिए जो है, मैं अभी बोला आपको वर्ड एक यूज़ किया लाइकेन, ठीक है ना भाई, मैंने एक वर्ड यूज़ किया लाइकेन। जो आपका लिटमस पेपर है, ठीक है, जो आपका लिटमस पेपर है, ये जो बना होता है आपका, हिंदी में लिटमस पेपर ही कहते हैं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपका बना होता है लाइकेन से, LICHEN, लाइकेन। और याद रखिएगा ये जो लाइकेन है आपका, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। तो बस आप अभी बस इतना ही पता करिए, जो लिटमस पेपर बना होता है लाइकेन से, जो आपको कहाँ मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, ये कैसा इंडिकेटर है, तो नेचुरल इंडिकेटर है भाई, याद रखिएगा ये नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब प्राकृतिक के द्वारा देन है, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि अगर वो सब्सटेंस आपका, आप अगर लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो वो आपका एसिड है जो सब्सटेंस आपने डाला, या फिर वो सब्सटेंस आपका बेस है। तो कैसे इसका जो है कलर चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे आइए, एक है आपका इंडिकेटर टाइप। ये जो इंडिकेटर टाइप है ये हम लोगों ने बनाया, मतलब साइंटिस्ट ने बनाया है, यानी इसलिए इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इसका भी क्या होगा, कई इसके इंपॉर्टेंट है, दो तीन है आपके पास जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पूछेगा डायरेक्ट कि नेचुरल इंडिकेटर इनमें से कौन है, चार ऑप्शन रहेगा। तो याद रखिएगा जो लिटमस पेपर जो आपको प्लांट से मिलता है, जो बनी होती है किससे, लाइकेन से बनी होती है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर, ये हमारे द्वारा बनाई नहीं गई। लेकिन तीन मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, जब आप उसमें एसिड डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब वो कौन सा कलर होगा वो आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर आप बेस डालेंगे तो उसका कौन सा कलर चेंज होगा, तो वो भी आपके एग्जाम में पूछेगा। मतलब ये समझ में आया कि ये प्रोसेस क्या है। अब सबसे पहले हम लोग लिटमस पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जब लिटमस पेपर की बात आती है तो ब्लू, अगर आप लिटमस पेपर लेते हैं, यानी कि ब्लू कलर का जब अगर आप लिटमस पेपर लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर अगर आप लेते हैं, ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर आपने लिया, ठीक है, और इसके ऊपर आपने जो है एसिड को डाल दिया, ठीक है ना, आपने जो है ये मान के चल रही है आपके पास क्या है, ये ब्लू, B फॉर ब्लू, L फॉर लिटमस, P फॉर पेपर, इसके ऊपर आपने क्या किया है, एसिड डाल दिया, ठीक है। जैसे ही आपने एसिड डाला तो ये ब्लू लिटमस पेपर क्या हो गया आपका, ये आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में बदल जाएगा। तो जैसे ही अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर, यानी जो आपका नीला लिटमस पेपर हिंदी में वही होगा भाई, खुद से लिखे इसको। तो जो नीला लिटमस पेपर था आपका एसिड डालने के ऊपर, यानी सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता कि ये जो आपने डाला, अच्छा मुझे ये बताइए ये आपने इसके ऊपर जो डाला वो एसिड है या बेस, ये नहीं पता है। तो आपने क्या किया, आपने लिया भाई, मतलब देखिए आप मेरे पास एक दोस्त आया, ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि बताओ भाई मेरे पास जो ये सॉल्यूशन है या फिर जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो मैं बोला ठीक है बताता हूँ। देखो मैं लाया ब्लू लिटमस पेपर को, उसको बोला कि तुम दो, मैंने क्या किया, इस ब्लू लिटमस पेपर को ऊपर ये सॉल्यूशन या फिर ये सब्सटेंस को डाला। तो जैसे ही मैंने देखा कि डालने के बाद ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है चेंज होकर के हो गया आपका
लाल लिटमस पेपर में यानी रेड लिटमस पेपर में, तो मैं उसको बोल दूंगा भाई ये जो है आपका सब्सटेंस वो एसिड है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा एसिड डालने के बाद? रेड लिटमस पेपर में, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप बोल रहेंगे तो सर बेस में क्या होगा, तो देखिए अगर आपके पास मान के चलते हैं रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर है, आपने उसके ऊपर बेस डाल दिया, ठीक है। जब आप उसके ऊपर बेस डालेंगे यानी कि आपके पास जो था रेड लिटमस पेपर था, ठीक है, जैसे ही आपने इसके ऊपर बेस डाला है, ठीक है ना, बेस डाला है, तो ये जो रेड लिटमस पेपर था ये आपका चेंज हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में। किस में चेंज हो जाएगा आपका? ब्लू लिटमस पेपर में। समझ में आया भाई? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मेरे पास आए और आपने कहा कि भाई मेरे पास एसिड है या बेस है, तो मैं कुछ नहीं, मेरे पास रेड लिटमस पेपर था, आपने जैसे ही उस सब्सटेंस को उस रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाला तो ये जो रेड लिटमस पेपर था आपका चेंज हो गया किसमें? ब्लू लिटमस पेपर में। तो मैं बता दिया भाई ये जो सब्सटेंस है आपके पास वो क्या है? तो बेस है। तो ब्लू लिटमस पेपर में आपका ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है एसिड डालने पर उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? तो रेड में चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है उसमें अगर आप बेस डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये भी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है और उसके ऊपर अगर आपने बेस डाला है, तो ब्लू लिटमस पेपर के पास अगर बेस डालिएगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो ब्लू लिटमस पेपर ही रह जाएगा। रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर आपने एसिड डाला है और अगर आपने रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर आप एसिड डालेंगे तो कोई भी चेंज कलर में नहीं देखने को मिलेगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ लिटमस पेपर से, ये बताइएगा, ठीक है। तो हमें पता ये चला कि जो इंडिकेटर है एक आर्टिफिशियल है और एक आपका नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक है। तो नेचुरल इंडिकेटर में जो हमारे पास होता है लिटमस पेपर जो बना होता है लाइकेन का, जो हमें प्लांट से मिलता है। अब लाइकेन हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो दो लिटमस पेपर हमने देखा, एक तो आपका ब्लू लिटमस पेपर और एक आपका रेड लिटमस पेपर, ठीक है ना। ये जो था आपका रेड लिटमस पेपर। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाता है? आपका रेड लिटमस पेपर में। अगर आप उसके ऊपर एसिड डालते हैं और आपका जो रेड लिटमस पेपर में अगर आप बेस डालते हैं तो आपका वो रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर में। ये हो गया आपका तीसरा प्रोसेस पहचान करने का कि आपके पास एसिड है या बेस है। पहला क्या था? हम टेस्ट करके बता दिए, अगर खट्टा लग रहा है तो वो एसिड हो गया, अगर वो कड़वा लग रहा है तो वो आपका बेस हो जाएगा। दूसरा हमने देखा कि एसिड को हमने वाटर में घोला, डिसॉल्व किया। जैसे ही डिसॉल्व किया तो अगर हमें H+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन मिलता है तो वो एसिड है। और अगर आपने कोई जब सब्सटेंस को वाटर में डाला या फिर घुलाया, उसे डिसॉल्व किया, तो आपको OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। और तीसरा प्रोसेस हमने इंडिकेटर देखा, एक आर्टिफिशियल और एक आपका नेचुरल। तो नेचुरल में हमने ये देखा कि हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर में जो होता है वो होता है लिटमस पेपर, जो बनी होती है लाइकेन से, जो मिलती है हमें प्लांट से। रेड लिटमस पेपर में अगर एसिड डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू में। और अगर आपका पास ब्लू लिटमस पेपर है, अगर आप उस पर एसिड डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा रेड में। और अगर रेड लिटमस पेपर है तो अगर आप उस पर बेस डालते हैं तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में। अब दूसरा जो इंडिकेटर है यह है आपके पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में, ये भी लिटमस वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इसको आप याद करिए आर्टिफिशियल वाला, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंडिकेटर ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, एकदम कंठस्थ होकर के इसको याद कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंडिकेटर 3 मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला जो है आर्टिफिशियल इंडिकेटर में, जिसे हम नाम, ये आपके एनसीईआरटी में भी है भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। हिंदी में सेम लिखिएगा मिथाइल ऑरेंज ही। देखिए मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो बहुत ही हल्का ऑरेंज होता है, हल्का नारंगी इसे कहेंगे, ठीक है। या इंग्लिश में इसे कहेंगे लाइट ऑरेंज। क्या कहेंगे इसे? लाइट ऑरेंज। आप ध्यान से रखिएगा भाई, याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इसका जो मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर कैसा है? तो लाइट ऑरेंज है। लेकिन अब सुनिएगा, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं मैं पूरा नहीं लिखूंगा इसको क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 3 इंडिकेटर अभी पढ़ना है। देखिएगा, अगर मिथाइल ऑरेंज में जैसे ही एसिड की सॉल्यूशन डालते हैं, मतलब ये मिथाइल ऑरेंज को मैं लिख रहा हूं MO, ठीक है। MO के ऊपर आपने अगर एसिड डाल दिया, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जिसका कलर कैसा था? हल्की नारंगी, आपने एसिड का सॉल्यूशन अगर डाला है तो इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे, हमारे पास ये मान के चलते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरे पास ये मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है ना। इसका कलर कैसा है? नारंगी कलर। इसके ऊपर मैंने एसिड डाला तो इसका कलर अगर रेड हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो सॉल्यूशन मैंने डाला है वो एसिड डाला है, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल ऑरेंज में अगर आप बेसिक सॉल्यूशन अगर आप डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज में अगर आप बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं, अगर आप बेस डालते हैं, ठीक है ना भाई,
बेसिक सॉल्यूशन अगर आप डालेंगे तो इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, येलो में चेंज हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अगर आपका मिथाइल ऑरेंज का कलर नारंगी से, हल्की नारंगी से येलो हो गई तो आपने क्या डाला है, बेस डाला है। और अगर हल्की नारंगी से अगर वो रेड में चेंज हो जाता तो आपने क्या डाला, एसिड डाला। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा आर्टिफिशियल इंडिकेटर पे हम लोग आते हैं, जो आपका है फिनोप्थिलीन। ठीक है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ये कलर COLOURLES कलर लेस होता है, रंगहीन होता है ये। ठीक है ना भाई, ये भी आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। अब समझिएगा, जब फेनोप्थिलीन में एसिड डालने पे, देखिए जब ये मान लेते हैं फिनोप्थिलीन को मैं पी से लिख रहा हूँ, ये फिनोप्थिलीन को पी से लिख रहा हूँ। फिनोप्थिलीन में अगर आपने एसिड सॉल्यूशन डाला है तो इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नो कलर आपको शो करेगा, यानी नो चेंज, कलर लेस ही दिखाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने फिनोप्थिलीन पे अगर आपने बेस डाल दिया है सर, याद रखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक कलर में। ठीक है, क्लियर। अब तीसरा इंडिकेटर पे आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, टर्मरिक। जो आप हल्दी देखते हो ना, टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी। ठीक है, हल्दी में आपको क्या देखने को मिलता है, इसका कलर कैसा होता है आप सभी को पता है, येलो कलर होता है। मतलब नेचुरल कलर तो येलो ही दिखता है, लेकिन टर्मरिक को मैं टी से लिख रहा हूँ। ठीक है, टर्मरिक पे अगर आपने एसिड डाल दिया, ठीक है, एसिड डाला अगर आपने टर्मरिक में, तो आपको कोई भी कलर नहीं, वो येलो का एज इट इज येलो ही देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने टर्मरिक पे अगर आपने बेस डाल दिया सर, बेस डालेंगे तो आपको जो ये कलर देखने को मिलेगा, रेड कलर देखने को मिलेगा। तो हमने देखा सर दो टाइप के इंडिकेटर देखे हमने। एक तो हमने देखा एक नेचुरल इंडिकेटर और एक हमने देखा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में हमने देखा लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर जो होता है आपका लाइकेन की बनी होती है, जो प्लांट से मिलता है, जो नेचुरल इंडिकेटर होता है। ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिड डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर अगर बेस डालेंगे तो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंडिकेटर में हमने 3 इंडिकेटर देखे हैं आर्टिफिशियल में। जो मेन मेड है मिथाइल ऑरेंज, जिसकी कलर नारंगी होती है, अगर मिथाइल ऑरेंज पे अगर आपने एसिड डाल दिया तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपने बेस डाल दिया तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। फेनोप्थिलीन जो आपकी रंगीन कलरलेस होती है, अगर आपने उसके ऊपर एसिड डाल दिया है तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, वो रंगहीन ही होगा। लेकिन अगर आप बेस डालेंगे तो उसका जो कलर है बेस पिंक में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो टर्मरिक यानी हल्दी कहेंगे या येलो कलर जिसका होता है, आप एसिड डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं, एज इट इज येलो ही मिलेगा। लेकिन बेस डालने पर उसका कलर रेड पे चेंज हो जाता है। अब जो है अंतिम प्रोसेस जो एसिड बेस का पहचान करने के लिए होगा, वो है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आएगा और पीएच इसको हम लोग पूरा अच्छे से समझ भी लेते हैं। चौथा प्रोसेस देखते हैं हमारे पास जो है वो है पीएच स्केल। यानी कि हमारे पास एक स्केल है जिसके थ्रू हम ये पता कर पाएंगे कि कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है इसके फुल फॉर्म से। पीएच का फुल फॉर्म 2 होता है। एक होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आपको देखने को मिलेगा कई किताब में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, क्या मिलेगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो देख लीजिएगा, जो भी एग्जाम में आपसे मिल जाए ऑप्शन में वो टिक करके आएंगे। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन का कितना पावर है उस सॉल्यूशन में, आपको जो है पीएच स्केल ही बताएगा। कैसे बताएगा अभी हम आपको बताएंगे। या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की कितनी पोटेंशियल है, यानी हाइड्रोजन की जो स्थिति है कितनी अधिक अमाउंट में है या फिर कितने अधिक, मतलब कितने कम अमाउंट में है, ये आपको बताता पीएच स्केल। दूसरा सवाल आपसे पीएच स्केल से ये पूछता है कि पीएच स्केल की डिस्कवरी से, ठीक है ना, कि इसके डिस्कवर कौन है। डिस्कवर अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि खोजकर्ता कौन है, आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आप नाम बोलेंगे सोरेनसन। ठीक है ना, क्या कहेंगे, सोरेनसन। इंग्लिश में भी आपको यही बोलना है, सोरेनसन, SORENSON हो जाएगा। ठीक है ना भाई, सोरेनसन, स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार। इतना क्लियर हो गया। तो पीएच स्केल क्या है, ये एक आपके पास क्या है, एक तरह का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पता करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। देखिए, मैं अभी एक ले रहा हूँ एक एग्जांपल H2O यानी कि वाटर की। ठीक है, जब अगर ये टूटेगा, ठीक है ना, जब ये 2 भाग में टूटता है तो हमें क्या मिलता है, एक तो H+ आयन और एक मिलता है OH- आयन। ये आपको कुछ याद आ रहा है, आपको क्या बता रहा है H+ आयन, ये जो H+ आयन आपको बता रहा है क्या, एसिड। ठीक है, याद आ रहा है कुछ, कि जब आप कोई भी सब्सटेंस को या फिर जब आप एसिड को वाटर में घोलते थे तो आपको जो है H+ आयन देखने को मिलता था, और जब आप बेस को वाटर में घोलते तो आपको OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देखने को मिलता था, जिसको आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। देखिए, एक फॉर्मूला है पीएच का, वो फॉर्मूला सबसे पहले आप याद करिएगा। देखिए, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है,
pH इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। इसको पढ़ने का तरीका समझिएगा। देखिए ये सबसे पहले इसको एक एक करके हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो लिखा हुआ है इस प्रकार से, इसको हम तोड़ रहे हैं, समझिएगा कैसे क्या चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने इसका H पॉजिटिव को बाहर लाया, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, धनात्मक हाइड्रोजन आयन, ठीक है, धनात्मक हाइड्रोजन आयन। और ये जो आपका ब्रैकेट बना हुआ है इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे सांद्रण। यानी कि अब इसको पूरा किस प्रकार पढ़ेंगे, इसको पूरा अगर पढ़ना होगा तो इस पूरे को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो पूरा को हम क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। और हिंदी में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन धनात्मक आयन का, ठीक है ना, हाइड्रोजन धनात्मक आयन, हाइड्रोजन धनात्मक आयन का सांद्रण, ठीक है ना भाई। क्लियर है यहाँ तक कितना, एकदम हिंदी इंग्लिश में मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, अगर नहीं दिखा होगा तो आप आराम से देखिए। अभी मैंने क्या बोला कि जो मैंने लिखा है pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस, सॉरी pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो इसको कैसे मैं पढ़ा, उसको मैंने समझाया आपको कि ये जो पूरा टर्म को मैंने बाहर लाया, इतना टर्म को मैंने बाहर ले आया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने ये बोला कि जो H प्लस आपको देखने को मिल रहा है, H पे पावर प्लस, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोजन धनात्मक आयन बोलते हैं। और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ, इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रण। अब इसको पूरा को हम कैसे पढ़ेंगे, ये पूरा को हम कैसे पढ़ेंगे, ये ब्रैकेट का सबसे नाम लिए हमने कंसंट्रेशन ऑफ, किसका कंसंट्रेशन ऑफ, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन धनात्मक आयन का सांद्रण, ठीक है। और इसके आगे क्या है आपका, लॉग है और माइनस में, यानी कि ऋणात्मक वैल्यू है। अगर डेफिनेशन की बात कर लिया जाए पीएच की, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के जो ऋणात्मक मान, ठीक है ना, ऋणात्मक लघुगणक मान को क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे, ठीक है। तो ये एक तो फॉर्मूला होता है पीएच कैलकुलेट करने का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या बोला कि हमने सबसे पहले नाम ही लिखा पीएच स्केल, यानी कि एक वर्ड है स्केल। जिस प्रकार आप घर में या फिर आपने बचपन में स्केल का यूज़ किया था, उसी प्रकार ये एक स्केल है, इसमें भी क्या है, नंबरिंग के होता है। और जो यह नंबरिंग आपको देखने को मिलता है स्केल में, यहाँ पे ये जो नंबरिंग आपको मिलेगा, जीरो से आपको 14 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये जो स्केलिंग आपको इसमें देखने को मिलेगा, 0 से 14 तक आपको स्केलिंग देखने को मिलता है, ठीक है भाई, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं बीच में आपको क्या है, एक मिलेगा आपका 7 वैल्यू, उसके प्रकार आप आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। ये क्या है, ये pH वैल्यू है, ये एक स्केल हो गया। इस स्केल में pH वैल्यू दी हुई है, यानी ये बता रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन को या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को। अब ये कैसे हमने कैलकुलेट किया, तो इस फॉर्मूला से, ये हम बताएंगे, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन। अब देखिएगा इस स्केल से कुछ पॉइंट याद रखिएगा। अगर pH वैल्यू अगर आपको 7 दे दिया जाए, इट मीन्स जो सॉल्यूशन है वो क्या है आपका, न्यूट्रल है, यानी वो क्या है आपका, उदासीन है। आप उसे क्या कहिएगा, उदासीन है। और अगर pH की वैल्यू, ठीक है ना, 0 से 7 तक होगी, याद रखिएगा, अगर pH की वैल्यू 0 से 7 तक है, 0 से 7 के मतलब 7 से कम है, अगर pH वैल्यू 7 है तो वो क्या है आपका सॉल्यूशन, न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है ना। उदासीन इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ना तो आपका H प्लस आयन है और ना ही OH माइनस आयन है, ठीक है ना, ये दोनों एब्सेंट है। लेकिन अगर pH की वैल्यू 6 मिल जाए, 5 मिल जाए, 5.5 6.5 3.5, मतलब 0 से 7 लेस देन 7 होगा, तो आप उसे क्या कहेंगे, वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, तो एसिडिक है, यानी कि कैसा है, वो आपका अम्लीय है, ठीक है ना। तो इसमें pH का वैल्यू कहाँ से कहाँ आपको लाई करेगा, यानी कि इसका जो pH वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, आपको 0 से 7 तक, ठीक है ना भाई, 0 से 7 तक, मतलब 7 से कम होगा, ठीक है ना, 7 से कम होगा, यानी कि pH वैल्यू जो होगा लेस देन 7 होगा आपका, ठीक है। अब आइए, अगर आपकी वैल्यू 7 से ज़्यादा और 14 तक है, या फिर 14 से कम है, 12 है, 13 है pH की वैल्यू,
तो आप उसे क्या नाम देंगे, आप उसे जो नाम देंगे आप इसे बोलेंगे बेस। सही है, ठीक है। ये क्या है आपका, क्षारीय है, बेसिक है, यानी ये क्या आपका क्षारीय है। यानी यहाँ पे पीएच वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा आयन मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। और यहाँ आपको कौन सा आयन देखने को मिलेगा, OH-, क्योंकि बेस है, बेस को जब वाटर में घोलते तो क्या मिलता है, OH-, और जब एसिड को वाटर में डालते तो क्या मिलता है, H+ आयन। और 7 अगर है तो वहाँ पर आपको ना तो H+ आयन देखने को मिलेगा और ना ही आपको OH- आयन देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आया, पीएच स्केल ये एक स्केल है सर, समझिएगा। आपको बोला क्या गया है कि मैं आया आपके पास और मैंने बोला कि पीएच वैल्यू, मेरे पास एक शोल, मैं आपके पास आया, देखिए समझिएगा, एक बीकर है मेरे पास, इसमें आपका एसिड या बेस कुछ भी है, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि इसका पीएच वैल्यू मुझे बता दिया गया है कि इसका पीएच वैल्यू 4 है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू मुझे पता है 4 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसी है या फिर न्यूट्रल है। तो आप कहेंगे पीएच वैल्यू 4 है, इट मीन्स आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है, 7 से कम है जो आपको क्या होगा, वो एसिडिक होगा। ये कैसा सॉल्यूशन है सर, ये आपका एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अब मैं आया एक और सॉल्यूशन लेकर, मैंने कहा कि भाई ये सॉल्यूशन है मेरे पास जिसकी पीएच वैल्यू मुझे दे दी गई है 12। तो आप बोलिएगा 12 यानी कि 7 से ज़्यादा है, तो ये कैसी सॉल्यूशन है, तो आप कहिएगा ये आपका एक क्षारीय, यानी कि ये कैसे सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। समझ में आया ये पीएच स्केल का यूज़, पीएच वैल्यू का अगर आपके पास पता चल जाए तो आप पता कर सकते हैं कि कौन एसिडिक है, कौन बेस है और कौन आपका न्यूट्रल है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे हम 7 यानी कि 0 से आगे बढ़ते हैं 1, 1 से आगे बढ़ते हैं 2, 2 से आगे बढ़ते हैं 3 और 3 से आगे बढ़ते हैं 4 और 5, 6, जैसे ही हम 7 के करीब पहुंचेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से आगे चल रहे हैं तो अम्ल की मात्रा घटते जा रही है और फिर 7 के बाद आपको बेस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए, अगर पीएच आपको 2 वैल्यू दे दिया हुआ रहेगा पीएच का, कोई एक सब्सटेंस है जिसका पीएच का वैल्यू एक आपका 0 और एक सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू दी हुई है 6। अब मुझे बताइए, ये जो सब्सटेंस S1 लिख रहा हूँ, सब्सटेंस पदार्थ है ये आपके पास, और S2, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, यानी कि सबसे प्रबल अम्ल होगा, S1 सब्सटेंस पदार्थ 1 या फिर पदार्थ 2। तो मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे आपकी पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी एसिड की जो मात्रा हो वो क्या हो, देखिए घटती जा रही है। 7 पहुंचने के बाद वो आपका सॉल्यूशन बेस बन जाएगा और बेस बनते बनते यहाँ से बेस बना है और मजबूत हुआ और मजबूत हुआ, 10 के बाद और मजबूत हो गया, बेस और हो गया और हो गया, मतलब पीएच 14 जहाँ तक पहुँच जाएगा ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा पूरी तरह से। उसमें जो OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही क्या होगा, आपका हाई होगा। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर हिंदी में कहेंगे प्रबल अम्ल कौन होगा। तो आप कहिएगा 0 से 6 जा रहे हैं यानी कि पीएच वैल्यू 0, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा जिसका पीएच मान 0 होगा, उससे कम 1, उससे कम 2, उसके कम 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, S1 जो होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इन दोनों में अगर वीक पूछ लिया जाए, WA मतलब वीक, मतलब कि दुर्बल अम्ल पूछ लिया जाए, तो आप किसका नाम लेंगे, दुर्बल अम्ल में आप बोलेंगे H2 पदार्थ जो है, यानी ये जो H2 वाला जो पदार्थ है ये दुर्बल अम्ल। इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू दे दिया जाए पीएच वैल्यू 6 और एक दे दिया जाए पीएच वैल्यू 6.8, ठीक है। अब ये सब्सटेंस 1 और ये आपका सब्सटेंस 2, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। समझ में आया आपको भाई, क्यों, क्योंकि देखिए ये 7 के ज़्यादा, जो जितना नियरेस्ट होगा 7 का वो क्या होते जाएगा, वीक होते चला जाएगा, एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। और जो जितना ही 14 के निकट वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जैसे अब मैं बेस का भी एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे पीएच वैल्यू एक है आपके पास 12 और एक पीएच वैल्यू है आपके पास 13। तो मैंने कहा कि जितना नियरेस्ट 14 के पास होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी कि प्रबल क्षार होगा, और जितना दूर होगा 14 से वो क्या होगा, आपका वीक बेस होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल मैं ले लूँ कि आपके पास एक पीएच वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ मैं ले रहा हूँ पीएच वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 7.5 और एक पीएच वैल्यू दे दिया गया है 7.9। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलिएगा, तो जो 12th के नज़दीक है, तो 7.9 नज़दीक है, देखिए
7 पॉइंट यहाँ पर 7.9 होगा और 7.5 यहाँ है, तो बेस जो है आपका है मतलब कि जो आपका ये वैल्यू है वो 14 के नियरेस्ट होगा ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा नियरेस्ट वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो दूर है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो 7 के नियरेस्ट वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, और 7 से जितना दूर होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। समझ में आ गया भाई। और अगर पीएच वैल्यू 7 आ जाए तो वो उसको आप क्या नाम देंगे, उदासीन का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करता हूँ अब। तो चलिए आगे डिराइव करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिएगा, यहाँ से सवाल बनेंगे आपके, अच्छे से सवाल बन सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल में भी यहाँ से पूछा है एसिड बेस से। देखिए पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो देखिए यानी आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है, देखिए मैं एक लॉग का प्रॉपर्टी सबसे पहले बताता हूँ। देखिए लॉग ए पे पावर बी जब भी रहता है तो क्या होता है, ये जो बी है ये आपका आगे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बी, और एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं बी लॉग ए। ठीक है देखिए यहाँ आपको ने क्या लिखा है, पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिएगा। ठीक है, ये जो लॉग है यहाँ भी लॉग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ए है, तो ये आपका ए क्या है, एच प्लस आयन है, यानी ये ए की वैल्यू हो गई। अब बी के जगह क्या आपको मिल रहा है, ये आपका माइनस है, ये आपका बी है। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको जो आपका आपने लिखा है बी लॉग ए, अगर आप इसको इस प्रकार से लिखना चाहे तो आपने क्या किया, लॉग ए और बी इसके जस्ट ऊपर ले गए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको भी इसी फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ इस फॉर्म में, तो क्या करूँगा, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, पी एच इक्वल्स टू ये माइनस है, यानी ये क्या आपका बी है, बी ए के ऊपर हम ले आ जाएंगे, ए के ऊपर ले आ जाएंगे, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लॉग ए क्या है आपका एच प्लस है, और इसके ऊपर ये माइनस चला गया है, यानी कि ये -1। ठीक है, तो अब देखिए -1 है, अभी आपको ये तो पता है ना मैथ में, एक्स पे पावर अगर -1 है तो आप इसको 1/x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी एच इक्वल्स टू लॉग 1 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, ये -1 था, माइनस को नीचे ले आए। ये बताइए आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सर, इससे आपके एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये बोला कि लॉग की एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फॉर्मूला, लॉग ए पे पावर बी होता है। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, जब लॉग ए पे पावर बी होता है तो बी के आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग ए लिख देते हैं यहाँ पे जैसे मिला। तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ है पी एच माइनस लॉग एच प्लस। तो देखिए यहाँ पर लॉग है, यहाँ भी लॉग है, ये सेम लॉग है। ए की वैल्यू कितना है, हाइड्रोजन प्लस कंसनट्रेशन आयन, और बी की वैल्यू कितनी, माइनस है। तो अब इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो बी क्या हो जाएगा, ए के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ए ये है आपका एच प्लस है, एच प्लस इसके ऊपर हमने -1 लिख दिया ये बी की वैल्यू को। अब ये कुछ नहीं किया, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से हमें पता चल रहा है। जो पीएच वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की। मतलब ये है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, समझ में आ रहा ना, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फिजिक्स का फर्स्ट क्लास याद करिए, इसीलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था आपको, क्योंकि मुझे पता है साइंस में किसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस वर्ड का, जिसको मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। अभी मैं नहीं अब बोलूँगा, क्योंकि उसको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया। तो देखिए अगर ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन की अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ। और दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन पॉजिटिव आयन की मान अगर घटती है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, रेड से मैं बना रहा हूँ, पीएच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये भी मैंने रेड से बना दिया। ठीक है भाई, समझिएगा, ये रेड रेड वाला कॉम्बिनेशन है। अब इसको देखिए प्रैक्टिकली समझिएगा, जो मैंने स्केल में अभी आपको बताया, मैंने 2 सब्सटेंस लिया है, S1 सब्सटेंस को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ भाई, ठीक है ना, और एक सब्सटेंस 2 है। ठीक है, इसका आपको पीएच का वैल्यू दे दिया है आपको कितना, 4, और इसका पीएच का वैल्यू दे दिया है आपको 5। ठीक है, अब देखिएगा पीएच अगर घट रहा है, ये अगर घट रहा है तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर पीएच रेड वाला देखिए अगर इंक्रीज हो रहा है, रेड कलर से जो इंक्रीज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मान ये जो रेड कलर से ये क्या हो रहा है आपका, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। अब देखिएगा ये सेम यही नोट्स हम अपलोड करेंगे एप्लीकेशन में। इतना अच्छा कंटेंट हम लिख करके खुद से अब दे रहे हैं, इससे अच्छा कंटेंट क्या ही होगा, पूरा पॉइंट ही मैं लिख दिया यहाँ पे।
आपको रिवीजन में काफ़ी फायदा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अब देखिएगा पीएच की वैल्यू सबसे अधिक किसके पास है, तो ये आपका पीएच की वैल्यू सबसे अधिक है, यानी कि मैक्सिमम पीएच वैल्यू इन दोनों में मैं अभी कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसका मैक्सिमम क्या है, मिनिमम है। तो पीएच मान क्या है, अधिक है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है पीएच मान। तो ये जो सब्सटेंस है इसके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा वो कैसा होगा, मतलब कितना होगा, अधिक होगा S1 से या फिर S1 से ज़्यादा होगा, हमें ये बताइए, या कम होगा, हमें ये बताइए। तो हम सबसे पहले चेक किए कि जो ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का जो रिलेशन है पीएच से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो H2 का जो पीएच मान है S1 से, इन दोनों के बीच में अभी कंपैरिजन कर रहा हूँ, S1 से क्या है, पीएच मान अधिक है, पीएच मान अधिक तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन माइनस जो है वो क्या है, कम है। यानी जो सब्सटेंस 1 का जो कंसंट्रेशन आयन -1 है, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो सब्सटेंस 1 का है वो क्या होगा, कम होगा किससे, सॉरी H2 का कम होगा किससे, 1 से। बताइए समझें या नहीं समझें, मैं फिर से आपको समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैंने ये बोला पीएच का ये रिलेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन का क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पीएच का मान इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये डिक्रीज करेगा, पीएच मान अगर डिक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हमारे पास दो सब्सटेंस था जिसका पीएच वैल्यू हमें पता है 4 है और ये पीएच वैल्यू 5 है। तो ये हमने देखा कि जो सब्सटेंस 2 है इसका पीएच वैल्यू अधिक है सब्सटेंस 1 से, पदार्थ 1 से। तो पीएच वैल्यू अधिक है तो इसके अंदर यानी कि जो सब्सटेंस 2 है इसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो मैंने वही लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन सब्सटेंस 2 के अंदर जो है वो कम है किससे, सब्सटेंस 1 के जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होंगे, क्योंकि इसका पीएच मान कम है। अगर पीएच मान कम है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का मान क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आए। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। देखिएगा मैं ले रहा हूँ सब्सटेंस, कोई पदार्थ है, ठीक है ना, सब्सटेंस ए, ठीक है भाई, और एक पदार्थ है आपके पास, या इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, पदार्थ ए है और एक है आपके पास सब्सटेंस बी, ठीक है, पदार्थ बी है आपके पास, ठीक है, पदार्थ बी। इसका पीएच वैल्यू आपको दे दिया गया है, पीएच वैल्यू आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 6 और इसका वैल्यू दे दिया गया 6.5, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ। अब आपको ऑप्शन दे दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो ए का है वो लेस देन हाइड्रोजन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ आयन बी से। ऑप्शन बी है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ए ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बी। और ऑप्शन सी एक दे दिया है, मान के चलते हैं। अब बाकी यही दो ऑप्शन से ही खेला हो जाएगा, ये पॉजिटिव में ले लेता हूँ, इक्वल कर दे रहा हूँ ये दोनों को, ठीक है। इस ऑप्शन को उतना मायने, बस इनसे ही हम लोग क्लियर कर लेंगे, समझिएगा। पीएच वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, 6.5 है। अब हमें पहले ये बताइए सब्सटेंस, पहले तो एक ये हमें जवाब दीजिए कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मैंने कहा कि 7 से जो जितना दूर होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और 7 के जितने करीब होगा वो वीक एसिड। 14 के जो जितने करीब होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस और 14 से जितना वो दूर होगा वो वीक बेस। 7 जिसका होगा वो न्यूट्रल। क्लियर है। तो देखिए जो 7 से दूर कौन है, तो ये आपका सब्सटेंस ए है, यानी कि आप कहेंगे सब्सटेंस ए जो है यानी पदार्थ ए जो है वो कैसा है, तो प्रबल अम्ल है। कैसा है, तो प्रबल अम्ल है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और दूसरा जो आपका वीक एसिड क्या हो जाएगा, इन दोनों में अगर बात किया जाए तो वीक एसिड कौन हो जाएगा, आपका सब्सटेंस बी, ठीक है। अब आइए जो एक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन दोनों में रिलेशन कौन सा सही है, तो हमें पता है, क्या पता है, जो पीएच का जो रिलेशन होता है, पीएच जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन का होता है। तो पीएच का मान इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पीएच का मान इंक्रीज, देखिए सब्सटेंस बी का जो है पीएच मान अधिक है 6.5, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन क्या होगा, कम होगा। यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सब्सटेंस बी लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है आपका सब्सटेंस ए के अंदर। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, ठीक है।
चीज़ें क्लियर समझ में आ गई भाई। तो पीएच इसके लिए पूरा कंप्लीट है मेरे तरफ से। अब कुछ न्यूमेरिकल्स वो बचेंगे, उसको न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कुछ कुछ पीएच डाटा आपको याद करना है, उस पर हम लोग आपको एज इट इज़ बस याद करना है। सलाइबा का पीएच मेनू, दही का हो गया, चाय का हो गया, सेब का हो गया, इमली का हो गया, चींटी के अंदर जो आपका वो जो मैलिक एसिड हो गया ना, मतलब सॉरी, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको यार, नाम भूल रहे हैं। चींटी के अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। प्रोटीन में कौन सा एसिड होता है? अमीनो एसिड। ये सब भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो वहाँ पे उसके वैल्यू भी आपको याद करना पड़ेगा। टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो वो अगला एकदम फैक्चुअल हमें उसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए उसको अब हम लोग कंप्लीट करते हैं।